सामाजिक अनुसंधान शोध प्रक्रिया। जैसा पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि शोध चाहे वह भौतिक जगत के बारे में हो अथवा सामाजिक जगत के बारे संबंधित हो, नए ज्ञान की प्राप्ति अथवा पुराने ज्ञान के सत्यापन हेतु किया जाने वाला केवल व्यवस्थित ही नहीं अपितु निरंतर प्रयास भी है। शोध कार्य की निरंतरता उसे शोध प्रक्रिया का स्वरूप बना देती है। दूसरे शब्दों में सामाजिक शोध वस्तुतः एक प्रक्रिया है। सामान्यतः इसमें शोधकर्ता द्वारा निरंतर रूप से विभिन्न क्रियाएं संपादित की जाती हैं जो एक श्रृंखला के रूप में परस्पर संबद्ध होती हैं और किसी एक बिंदु, उदाहरण के लिए शोध समस्या के चयन से शुरू होकर निष्कर्षों के निष्पादन, सामान्यीकरण तथा सिद्धांत के निरूपण पर समाप्त होने तक बहुत कुछ निरंतर अर्थात बिना किसी व्यतिक्रम के लगातार रहती हैं। सामाजिक अनुसंधान शोध के कुछ चरण होते हैं। जैसे सामाजिक शोध प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसके प्रत्येक चरण में कई शोध क्रियाएं संपादित की जाती हैं। इसमें चरणों के निर्धारण अर्थात कौन सा चरण पूरा होने के बाद कौन चरण शुरू होगा, इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। फिर भी आमतौर पर शोध के विभिन्न चरणों में कुछ अनुक्रम को ध्यान में रखा जाता है, अन्यथा शोध कार्य से अर्थपूर्ण निष्कर्षों का निष्पादन कठिन हो जाता है। वैसे अनुभवी व दक्ष शोधकर्ता शोध कार्य के विभिन्न चरणों को अपने ढंग से व्यवस्थित कर लेते हैं। सामान्यतः शोध कार्य जिन चरणों व अनुक्रमों में संपादित होता है उसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे पहले होता है शोध कार्य की तैयारी का स्तर, जिसमें यह शोध कार्य का शुरुआती या प्रारंभिक स्तर होता है। इस स्तर पर शोध समस्या का चयन तथा उसका अध्ययन करने के लिए शोध विधि का निर्धारण किया जाता है। यह कार्य सामान्यतः कुछ निम्नलिखित उपचरणों में संपन्न होता है। सबसे पहले होता है अनुसंधान शोध समस्या का निरूपण, जिसमें किसी भी शोध कार्य में सर्वप्रथम हम शोध समस्या का निरूपण करते हैं। ऐसा करते समय शोध समस्या के अध्ययन में कौन से मुख्य बिंदु होंगे जिनके बारे में हम जानकारी हासिल करनी होगी, उन्हें स्पष्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत शोध के उद्देश्य, उन प्रश्नों जिनका उत्तर ढूंढना है अथवा उपकल्पनाओं जिनका परीक्षण किया जाना है, उन्हें स्पष्ट किया जाता है। ऐसा करके हम शोध समस्या को अधिक स्पष्ट, निश्चित व संक्षिप्त स्वरूप प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में हम चयनित अध्ययन समस्या का सूत्रीकरण करते हैं। शोध समस्या वस्तुतः किसी तथ्य, घटना या तथ्यों व घटनाओं के बीच संबंध के संदर्भ में हम क्या जानना चाहते हैं अथवा क्या परीक्षण करना चाहते हैं के बारे में एक स्पष्ट व संक्षिप्त कथन है। शोध समस्या वर्णनात्मक हो सकती है अथवा व्याख्यात्मक भी हो सकती है, अथवा वर्णनात्मक व व्याख्यात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो महिला आंदोलन की प्रकृति एवं स्वरूप जहाँ वर्णनात्मक अध्ययन समस्या है, वहीं महिला आंदोलन की प्रकृति, स्वरूप एवं कारण ये वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक अध्ययन की समस्या दोनों होगी। इस प्रकार शोध समस्या वैचारिक या सैद्धांतिक हो सकती है अथवा अनुभविक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए हम देखें कि कबीर का सामाजिक दर्शन अथवा डॉक्टर अम्बेडकर की भारतीय सामाजिक संरचना की परिकल्पना या महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों एक तुलनात्मक अध्ययन वैचारिक या सैद्धांतिक शोध समस्या है। धार्मिक विचार एक तुलनात्मक अध्ययन है, वैचारिक या सैद्धांतिक शोध समस्या। इस प्रकार की अध्ययन समस्या में अनुसंधान प्रधान रूप से संबंधित विचारकों की मौलिक रचनाओं तथा गौण रूप से उन पर लिखित अन्य विद्वानों की रचनाओं से एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। स्पष्ट है कि ऐसे अनुसंधान में साक्ष्य पुस्तकालयों में उपलब्ध ग्रंथों में से एकत्र किए जाते हैं, न कि किसी समूह के अनुभविक अध्ययन के आधार पर। इसके विपरीत अनुभविक शोध समस्या किसी समूह की रचना, व्यवहार या गुणों आदि के अनुभविक अध्ययनों पर आधारित होती है। जैसे छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में निरंतरता एवं परिवर्तन एक अध्ययन
अथवा श्रम विवाद एवं श्रमिक असंतोष जैसी मिल ग्वालियर के संदर्भ में एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन। सामान्यतः शोध समस्या के चयन में शोधकर्ता सबसे पहले अध्ययन के विषय क्षेत्र जैसे परिवार का समाजशास्त्र, ग्रामीण या नगरीय समाजशास्त्र, अपराध शास्त्र, जननांकिकी, सामाजिक मानव शास्त्र आदि का चुनाव करता है जिसमें शोध करने में उसकी रुचि है। फिर वह शोध की थीम जैसे कि नातेदारी, विवाह, परिवार, बाल अपराध, नेतृत्व, पंचायती राज व्यवस्था आदि का चुनाव करता है। इसके उपरांत उस थीम के किस पक्ष का वह अध्ययन करना चाहता है उसे शोध समस्या के रूप में रेखांकित करता है। जैसे मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में दलित महिला प्रतिनिधि की भागीदारी। अनुसंधान समस्या के चयन के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं: निजी अनुभूति, अनुभव, स्वानुभूति एवं स्वाभाविक बौद्धिक जिज्ञासा। शोध समस्या के चयन के प्रमुख आंतरिक स्रोत हैं। चयन के बाह्य स्रोत में शोध साहित्य, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शोध मार्ग निर्देशक तथा शोध संस्थाओं जो समाज विज्ञान में शोध कार्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं आदि, ये प्रमुख हैं। अनुसंधान समाज का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ता है ताकि किसी ऐसी समस्या का चयन न हो जाए जिसके अध्ययन में आगे चलकर कठिनाई आए। इस संबंध में पहली बात जिस पर ध्यान देना होता है वह यह है कि अध्ययन समस्या ऐसी हो जिसके अध्ययन में अनुसंधानकर्ता की रुचि हो, अर्थात आपको सबसे पहले रुचि ढूंढनी पड़ेगी। फिर अनुसंधानकर्ता के ऊपर यदि अनुसंधान समस्या थोपी जाती है तो वह मन लगाकर अनुसंधान कार्य नहीं करता। ऐसे में अनुसंधान कार्य की सफलता संदिग्ध रहती है। इस संदर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसंधान समस्या अनुभाविक अध्ययन के उपयुक्त हो। भले ही किन्हीं अन्य दृष्टियों से कोई समस्या बहुत महत्वपूर्ण हो, किंतु यदि उसका अनुभाविक अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता है तो वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था लोक प्रशासन की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली है अथवा स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वाले दस्युओं का पुनर्वास भय व दबाव के तहत आत्मसमर्पण करने वाले दस्युओं के पुनर्वास से बेहतर होता है। ये समस्या महत्वपूर्ण तो हैं, किंतु इनका अनुभाविक अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण कर पाना संभव नहीं हो पाता है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से इनका कोई मूल्य नहीं। इस संदर्भ में तीसरी उल्लेखनीय बात यह है कि अनुसंधान समस्या निश्चित व स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात अनुसंधान समस्या के सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अनुसंधान में किस बात की खोज की जानी चाहिए। इस बाबत कोई संदेह या घपला नहीं होना चाहिए। और चौथी ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुसंधान में प्रयुक्त अवधारणाएं सामान्यतः चयन के समय शोध समस्या स्पष्ट नहीं होती। संबंधित साहित्य के अवलोकन एवं विशेषज्ञों से चर्चा के उपरांत उसे अधिक निश्चित, स्पष्ट व संक्षिप्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से सूत्रीकृत किया जाता है। शोध समस्या के सूत्रीकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम शोध शीर्षक की रचना की जाती है। यह वर्णनात्मक अध्ययन संबंधित हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण, मध्य प्रदेश के चिकित्सा छात्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल नगर में मादक द्रव्यों के सेवन की स्थिति एवं स्वरूप, इंदौर नगर में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक दशा, चंबल घाटी के आत्मसमर्पित दस्युओं का पुनर्वास, इंदौर नगर के सफाई कर्मियों में व्यवसायिक गतिशीलता एवं परिवर्तन। अथवा विश्लेषणात्मक अध्ययन संबंधित हो सकता है, जैसे बैतूल जिले के आदिवासियों में कुपोषण के सामाजिक सांस्कृतिक कारक, पेशेगत संबंधों में नातेदारी, भोपाल नगर के अभिभाषकों एवं व्यक्ति के विषयक अध्ययन, आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के अनुसूचित जातियों के पलेरू घरेलू नौकर, आर्थिक विमुक्ति एवं सामाजिक न्याय के लिए किए गए उनके संघर्ष का एक सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन। अगली चर्चा शोध शीर्षक के निर्माण के पश्चात अनुसंधान से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट किया जाता है। उन बिंदुओं को प्रकाश में लाया जाता है जिनका अन्वेषण या परीक्षण किया जाना है तथा अनुसंधान के माध्यम से किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाना है अथवा किन उपकल्पनाओं की परीक्षा की जानी है, उन्हें रेखांकित किया जाता है। जैसे क्या शिक्षा आधुनिकता में वृद्धि करती है,
अथवा नहीं। शिक्षा के अंतर्गत कौन तत्व शिक्षा का स्तर, अंतर्वस्तु, शैक्षिकेतर गतिविधियों में भागीदारी, छात्र की आवासीय दशा आदि आधुनिकता को बढ़ाते हैं। शोध संबंधी उपयुक्त प्रश्नों को उपकल्पना के रूप में परीक्षण के लिए भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे शिक्षा के स्तर व आधुनिकता में धनात्मक संबंध होता है, अथवा शिक्षा के स्तर में वृद्धि आधुनिकता के स्तर में वृद्धि करती है, अथवा विज्ञान के छात्र मानविकी के छात्रों की तुलना में अधिक आधुनिक होते हैं, अथवा गैर छात्रावासी छात्रों की तुलना में छात्रावासी छात्र अधिक आधुनिक होते हैं। इसके उपरांत शोध समस्या संबंधित अवधारणाओं को परिभाषित व परिमापित किया जाता है। उदाहरण के लिए उपयुक्त वर्णित उपकल्पना में प्रयुक्त अवधारणाओं शिक्षा का स्तर तथा आधुनिकता की अंशता या मात्रा डिग्री ऑफ मॉडर्निटी को परिभाषित किया जाता है तथा उनके परिमापन की विधि का निरूपण भी किया जाता है। अब अनुसंधान का समस्या के निरूपण के बाद हम चर्चा करते हैं अनुसंधान शोध अभिकल्प का चयन। अभिकल्प का चयन शोध समस्या के चयन के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें क्या अध्ययन करना है। इसके बाद हमारा काम अध्ययन को संपन्न करना रहता है। अध्ययन को संपन्न करने के पहले अगर हम अध्ययन की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं तो हमें अध्ययन कार्य को संपन्न करने में सहूलियत होती है, क्योंकि इससे अध्ययन में भटकाव की गुंजाइश समाप्त हो जाती है, जिससे समय, शक्ति और धन के अपव्यय से हम बच जाते हैं। किसी अनुसंधान अध्ययन की पूर्व निर्मित रूपरेखा ही शोध या अनुसंधान अभिकल्पना या प्ररचना कहलाती है। इसका निर्माण करते समय हम अनुसंधान के उद्देश्य को सामने रखकर पूरे अनुसंधान कार्य का एक व्यवस्थित खाका तैयार करते हैं। इसमें सामग्री के संकलन से लेकर निष्कर्षों के निष्पादन तक शोध कार्य की पूर्व योजना इस बात को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है कि इससे जहां शोध संबंधी निष्कर्ष विश्वसनीय व वैध हों, वही शोध कार्य को संपन्न करने की में कम से कम परिश्रम, समय और धन व्यय करना होगा। इसी में अगली बात होती है सामग्री का संकलन की। शोध समस्या के चयन के उपरांत शोधकर्ता शोध उद्देश्यों के संदर्भ में आवश्यक सामग्री का संकलन करता है तथा शोध में जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाने हैं या जिन उपकल्पनाओं की परीक्षा की जानी है उनसे संबंधित साक्ष्य एकत्रित करता है, जिससे कि शोध कार्य के आरंभ में उठाए जाने वाले प्रश्नों का समाधान ढूंढा जा सके या उपकल्पनाओं की परीक्षा की जा सके। दरअसल इस स्तर पर शोधकर्ता शोध उद्देश्य को ध्यान में रखकर सबसे पहले यह पता करता है कि शोध कार्य में किस प्रकार की सामग्री की जरूरत पड़ेगी। फिर सामग्री की प्रकृति को देखते हुए यह तय करता है कि सामग्री को एकत्रित करने के लिए कौन सी तकनीक या उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तदुपरांत ही वह आवश्यकता अनुरूप उपकरण तैयार करता है। फिर उसके आधार पर सामग्री का संकलन करता है। संक्षेप में इस स्तर पर कुछ कार्य करने के लिए हम एक सुझाव के तौर पर देख सकते हैं कि सबसे पहले सामग्री संकलन की उपयुक्त तकनीक एवं उपकरण का चयन करते हैं कि पूछ करके प्रश्नों के माध्यम से करना है कि और अन्य माध्यमों से करना है। दूसरा, सामग्री संकलन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे अवलोकन अनुसूची अथवा साक्षात्कारी अनुसूची अथवा प्रश्नावली या साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण करना। फिर तीसरा चरण होता है चरों का निश्चयन करना एवं उसके परिमापन की विधि सुनिश्चित करना अथवा स्केल व निर्माण करना। फिर अगली चौथी होती है प्रतिदर्श का चयन करना। पांचवा, चयनित उपकरण के माध्यम सामग्री का संकलन करना और उसके बाद एकत्रित सामग्री की जांच एवं संपादन अर्थात प्रयुक्त अनुसूची, प्रश्नावली आदि की जांच करना और देखना कि कहीं कोई जानकारी अभिलेखित करते समय कुछ छूट तो नहीं गया। ये कुछ चीज़ों की जांच हमें करनी होती है।
तात्पर्य यह है कि एक शोध में प्रयुक्त उपकरणों में जो सामग्री भरी गई है, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसे सुधारना, और यदि कोई सामग्री छूट गई है तो उसे फिर से प्राप्त करना। तीसरी बात है सामग्री की संगठन, विश्लेषण एवं संक्षिप्तीकरण का स्तर। शोध में क्षेत्र कार्य के दौरान अनेक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। शोध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एकत्रित सामग्री के संश्लेषण, विश्लेषण के माध्यम से उसका संक्षेपीकरण किया जाता है। इस स्तर पर मुख्यतः निम्नलिखित कुछ कार्य संपन्न किए जाते हैं। सबसे पहले संकेतीकरण, फिर सारणीयन और फिर सांख्यिकीय परिमापों जैसे कि प्रतिशत, मध्य, विचलन, सूचकांक, सहसंबंध एवं रिग्रेशन गुणांक, फैक्टर एनालिसिस आदि की गणना करना। चौथा चरण होता है निर्वचन एवं निष्कर्षीकरण का स्तर। यह शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस चरण में शोधकर्ता एकत्रित सामग्री व साक्ष्यों के संश्लेषण एवं विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक तथ्य या घटना की व्याख्या करता है, अर्थात उसके भागों, उपभागों या चरों के बीच संबंधों को उद्घाटित करता है, उनके पारस्परिक प्रभावों या उनके बीच अनुक्रमों को जानने की कोशिश करता है। सामग्री का निर्वचन व निष्कर्षीकरण बहुत हद तक शोधकर्ता की बौद्धिक व काल्पनिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य अनुभव के आधार पर विभिन्न चरों व तथ्यों के बीच संबंधों की जो पूर्व कल्पना व शोध कार्य के आयोजन के समय करता है, साक्ष्यों के आधार पर उसकी पुष्टि किस प्रकार की जा सकती है, इसका अभिज्ञान उसे होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो एकत्रित सामग्री से किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं होता और ऐसे में शोध संबंधी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। दूसरे शब्दों में इस स्तर पर शोधकर्ता एकत्रित साक्ष्यों को शोध में उठाए गए प्रश्नों व उपकल्पनाओं से जोड़ता है और उन प्रश्नों व उपकल्पनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालता है। साथ ही निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर वह किसी सामान्य सिद्धांत या नियम के निरूपण का भी प्रयास करता है। तो जरूरी नहीं है कि शोध कार्य किसी सिद्धांत के फ्रेमवर्क में ही हो अथवा उसकी पुष्टि या अपुष्टि हेतु ही किया जाए। यह भी जरूरी नहीं है कि शोध के आधार पर किसी सिद्धांत का निरूपण ही हो। यदि ऐसा होता है तो सैद्धांतिक दृष्टि शोध का महत्व बहुत कम बढ़ जाता है, किंतु समाज विज्ञानों में ऐसे शोध कार्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। समाज विज्ञान में शोध कार्य अधिकांशतः अवधारणाओं के निरूपण तक ही पहुंच पाए हैं। ऐसे शोध कार्य जो सामान्य वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों के निरूपण के स्तर तक पहुंच पाए हैं, वे मुश्किल से ही गिनती के ही हैं। संक्षेप में शोध प्रक्रिया के स्तर को हम कुछ भागों में देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है एकत्रित सामग्री को संश्लेषण और विश्लेषण के माध्यम से शोध उद्देश्य, प्रश्नों व उपकल्पनाओं का साथ जोड़ना। दूसरा है निष्कर्षों का निरूपण करना। तीसरा सामान्यीकरण सिद्धांत अथवा नियम का निरूपण करना। चौथा शोध की सीमाओं का निरूपण तथा अग्रिम अनुसंधान की परिकल्पना एवं सुझाव। पांचवा चरण होता है प्रतिवेदन लेखन का स्तर। क्योंकि हमने चीजें एकत्रित कर ली हैं, अब उसे लेखन की बारी आती है। वैसे निर्वचन एवं निष्कर्षण तथा शोध प्रक्रिया पूरी हो जाती है, किंतु शोध के निष्कर्ष यदि रिपोर्ट के रूप में दूसरों तक नहीं पहुंचते तो उनका परीक्षण व सत्यापन दूसरों के द्वारा नहीं हो पाता, जिससे जहां उनकी वैधता संयुक्तता रहती है वहीं दूसरों को इसका लाभ नहीं मिल पाता और इस प्रकार शोध कार्य को आगे बढ़ाने में कठिनाई आती है। ऐसी स्थिति में शोध कार्य को संचारशील बनाने की दृष्टि से उसका प्रतिवेदन लिखना उपयोगी होता है। संक्षेप में संपूर्ण शोध प्रक्रिया दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में शोध कार्य की रूपरेखा बनाई जाती है। यह शोध का प्रारंभिक किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। शोध समस्या के चयन तथा शोध कार्य की रूपरेखा के निर्माण के साथ एक प्रकार से शोध कार्य का आधा भाग पूरा हो जाता है। दूसरे भाग में साक्ष्य एकत्रित कर शोध संबंधी प्रश्नों का समाधान ढूंढा जाता है तथा शोध की उपकल्पनाओं की परीक्षा की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक शोध वस्तुतः एलिमिनेशन, निरसन या न्यूनीकरण, रिडक्शन या संश्लेषीकरण, सिंथेसाइजेशन की प्रक्रिया में है, जिसमें कि आरंभ में चीजें बहुत स्पष्ट व निश्चित नहीं होती। अस्पष्टता की स्थिति में हम बहुत सी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं। शोध कार्य के दौरान जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, बातें स्पष्ट व निश्चित होती जाती हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न स्तरों का अनावश्यक व अप्रासंगिक चीजों का निरसन होता जाता है। एक स्तर पर जो काम की चीजें होती हैं,
अगले स्तर पर उन्हें और कम किया जाता है और अंत में हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं और जिनके विश्लेषण संश्लेषण के द्वारा सार रूप में किसी सामान्य सिद्धांत के निरूपण का प्रयास किया जाता है। जैसे ढेर सारे दूध के मंथन के पश्चात मक्खन निकाला जाता है, अथवा लड़कियां ढेर सारे अलग अलग बालों को एक चोटी में गूंथे हुए अंत में एक संयुक्त गठन में पिरोती हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे सिद्धांत अथवा अधिक सामान्यीकृत रूप में नियम कहा जाता है।